बच्चों कई बार जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें एक डेफिनेशन ऐसी भी या उसको कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो एग्जैक्टली वो क्या चीज है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। बच्चों मानकर चलिए कि यहां पर ओरिजिन हमको दिया है, ये हमारा ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर कि इनिशियली हमारा पार्टिकल जो था वो ए पॉइंट पे था। किस पे था? ए पॉइंट। और डेफिनेटली अगर वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन पर है तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मान लीजिए 3 डायमेंशनल अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग लें तो x1, y1 और z1। तो बच्चों अगर हम लोग पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को, जैसा सर ने आपको डिफाइन किया, पोजीशन वेक्टर मींस व्हाट? अ वेक्टर व्हिच डिनोट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बच्चों ये कौन है? ओरिजिन, और ये है पार्टिकल। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो ए पॉइंट को हम लोग शो कर रहे हैं, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है। तो बच्चों मान लो कि ए से वो कुछ इस तरह से चलता हुआ यहां पहुंच गया, इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो बच्चों देखिए इस पाथ को फॉलो करते हुए अगर वो बच्चा यहां पहुंच गया है पार्टिकल, तो अब उसकी पोजीशन जो है वो यहां पर आ गई है। तो बच्चों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बदल गए। तो बदलने के बाद अब उसके नए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। और डेफिनेटली अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदले हैं तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज हुई ही है। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अब यहां से ये हो गई है, तो इसको हमने नाम दे दिया RB, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। और अब हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्क करना है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चों अगर हम लोग इनको ज्वाइन कर दे विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, तो नोटिस कीजिए ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट को यहां पर मैंने डिनोट कर दिया किससे? डेल्टा आर से। बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को खींचते ही आपको वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल रूल हमसे कहता है कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, मतलब पहला वेक्टर उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल, ये सेम ऑर्डर, और अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट होता है। जरा गौर कीजिएगा, अगर हम लोग देखें कि कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो देखिए फर्स्ट वेक्टर O से A, OA वेक्टर के हेड पर क्या बना हुआ है? AB वेक्टर की टेल, मतलब ये सेम ऑर्डर है। और अपोजिट ऑर्डर में कौन बना हुआ है? OB, मतलब ये क्या है? रिजल्टेंट। तो अगर हम इसको ट्राइंगल रूल की हेल्प से ऐड कर दें तो देखिए फर्स्ट वेक्टर OA वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल, और अपोजिट ऑर्डर में जो है वो रिजल्टेंट है, इसको हमने मार्क कर दिया OB वेक्टर। पर बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है? AB वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो AB निकालने के लिए हम लोग यहां लिख दें AB वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OA। बच्चों जरा ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, क्या लिखा हुआ है? AB को हमने क्या माना है? डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं यहां ब्रैकेट में डेल्टा R लिख देता हूं, ठीक है। OB जो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर था पार्टिकल का, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया RB, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर था RA। तो बच्चों जैसा हम लोग बात कर रहे थे इसके स्टार्टिंग में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है दैट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं वो सर ने आपको बताया। देखिए यहां पे R1 और R2 लिखा हुआ है, डजंट मैटर, इसको हम लोग RA भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? RB। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर आपने लिखना सीखा। इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो थे उनको हमने लिखा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसके लिए लिखा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो हमने निकाली डेल्टा R इज इक्वल टू RB माइनस RA, इसमें से अगर ये इक्वेशन प्लेस करके सॉल्व करें तो i कैप को अलग सॉल्व करें, j कैप को अलग सॉल्व किया और k कैप को अलग सॉल्व किया। तो देखिए बच्चा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट x कितना है? x2, इनिशियल कौन सा है? x1। तो अगर हम लोग डेल्टा R निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट j कैप, प्लस फाइनल माइनस इनिशियल z कोऑर्डिनेट k कैप। इस तरह से हम लोग दो डिफरेंट पोजीशंस की हेल्प से, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर बच्चों ये तो हमने निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। बट अगर हमसे पूछा गया कि इसी सिचुएशन में मैग्नीट्यूड निकालिए, तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर हम लोग सिंपल शब्दों में इसको पढ़ना सीखें, तो स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप z2 माइनस z1 का स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के कितने तरीके हो गए आपके पास, उनको ध्यान से समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ढूंढ लें और उसके बाद उनको ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर। बिल्कुल, तो वहां से वो स्ट्रेट लाइन वेक्टर का एरो आपको बता देगा कि डायरेक्शन क्या है और लेंथ बता देगी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। सेकेंड थिंग हमने यहां पर सीखी कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वैल्यूज पता है, तो डायरेक्टली क्या कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। और डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ इतना कीजिए कि पार्टिकल जितना भी चला है उन सबको ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, और उसमें हमें डायरेक्शन नहीं देखनी क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की, और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे जो अभी तक आपने सीखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पॉसिबल। आपके पास 4 कर्व्स हैं बेटा, ये मैंने नहीं कहा यहाँ पर सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है, मतलब आपको सारे ऑप्शन देखने और चेक करना है कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। पर बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस एंड टाइम की। अब बच्चों डिस्टेंस एंड टाइम की हो रही है, तो डिस्टेंस के वो सारे पॉइंट सोचो जो अपन ने देखे थे कुछ कॉलम वाइज में कि डिस्टेंस क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो एक एक करके अपन सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है क्या यहाँ पर डिस्टेंस ओरिजिन से नीचे है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव है। तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए क्या वर्ड बोला था आपने, डिस्टेंस या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, डिस्टेंस यहाँ पर ऐसा क्यों जा रहा है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस पहले 0 था, आपकी बात सही थी, डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपकी बात सही थी। तो बेटा यहाँ पर एक चीज और चेक करो कि यार डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एकदम से पहले हो सकता है यहाँ पर 5 मीटर हो गया हो और फिर कुछ देर के बाद क्या कम भी हो गया, यहाँ पर 3 मीटर मान लेते हैं। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डिस्टेंस कभी बढ़ जाए फिर कम हो जाए, नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज करता है, इसके लिए ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आती है इसकी बात, स्टार्टिंग में 0 था, हाँ पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या टाइम बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्या यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी ऐसा हुआ कि डिस्टेंस कम हुआ हो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा वो इंक्रीज करता गया। हाँ ये आपके मन में ख्याल से यहाँ पर फ्लैट हो गया, फ्लैट का मतलब है पार्टिकल थोड़ा सा चला फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर वापस चलना चालू करता है। तो जब वो थोड़ी देर रुका तब वो एकदम से उस टाइम पे कैसा हुआ, फ्लैट आ गया कर्व। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्व हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हो सकता है कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर कैसा हो गया, सही हो गया। डिस्टेंस अगेन आपको शायद देखते अब तो समझ में आना चाहिए, यहाँ पर कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आगे सोचना ही नहीं है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। सर यहाँ पर एक और मेरे को इस पर्टिकुलर डिस्कशन से एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो बच्चे जनरली डाउट रखते हैं कि एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं सर कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों सेम होते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और सर ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है फंसाने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, मैं सीधे सीधे गया बी तक, अगर मैं बी पे जाके रुक जाऊं तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यूज सेम आएगी। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट की, सिर्फ मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो दोनों सेम आएगी। पर सर ने ये नहीं बताया कि क्या मुझे सीधे सीधे चलना था या लौट के भी आ सकता हूँ। तो अगर मैं उसको भी कंसिडर करता हूँ कि मैं ए से बी तक गया सीधे सीधे और फिर वापस इसी पाथ पे लौट के आ गया और यहाँ पर आ गया मैं, अब सोचो कि मेरा डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज करेगा। इसका जाने का मैं पाथ मान लेता हूँ कि 20 मीटर है और आने का 10 मीटर है, यहां से यहाँ तक 20 मीटर, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 मीटर। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 10 आई कैप और मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो क्या होगा, 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो सर के क्वेश्चन का मतलब था कि अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, सर ने बताया कैसे चल रहे हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब सर हम लोग इसको इस तरह से करेक्ट वे में बोल सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, और इसमें जो क्वेश्चन हमको दिया है देखिए ये वही पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं और बाकी सारी चीजें पूछी जा रही है। लिखा हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1,1,1 एंड रीचेस एट पॉइंट 4, 5 एंड 13 मीटर, देन फाइंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। अब बच्चों इनिशियल पोजीशन वेक्टर जैसा आपने सीखा था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, 1,1,1
और विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका वेक्टर बनेगा, उसको पर कह देते हैं R1 वेक्टर। उसकी वैल्यू होगी 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। सिमिलरली फाइनल पोजीशन की बात करें तो फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं R2 कैप इक्वल्स टू 4 5 13 तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 4i कैप 5j कैप प्लस 13 k कैप। अब बच्चों देखिए थर्ड पॉइंट हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था, लेट अस कंसीडर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर से डिनोट कर दिया एंड इट इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, यहां पर आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे प्लस इसी तरह से यहां पर जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे और इसी तरह से यहां पे के कैप के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो देखो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना था 1, तो हियर आई कैन राइट 4 माइनस 1। सिमिलरली 5 और 1 यहां पर दिए, फाइनल है 5, इनिशियल है 1 और ये है फाइनल 13, इनिशियल है 1। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा कितना 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और यूनिट हम लोग डिस्प्लेसमेंट की क्या लिखते हैं, मीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन भी है बिल्कुल। और बच्चों हमें लास्ट चीज दी गई है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी हम लोगों ने निकालना सीखा। देखिए बच्चों अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। बच्चों इन सबको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 25 144 कितना 169 और उसका स्क्वायर रूट कर दे तो 13 मीटर। क्या बच्चों मुझे यहाँ पे डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप लिखना चाहिए, नो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। सर बच्चों को यहाँ पर एक बहुत अच्छा डाउट आता है, तो एक बार एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूँ तो डिस्टेंस क्या होगा। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा एक डाउट रखा अपने सामने बच्चों के लिए, और कई बार होता भी है ऐसा कि जब भी यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ लेते हैं तो बच्चा मैग्नीट्यूड निकाल के 13 मीटर आंसर दे देता है। तो बच्चों ध्यान से सुना इस क्वेश्चन का आंसर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। कारण है हमें ये तो पता है पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ, हमें यह भी पता है कि पार्टिकल ने एंड कहां किया, पर हमें यह नहीं पता कि वो इनिशियल से फाइनल कौन से पाथ पर चलकर गया है। और सर पहले ही आपको बोल चुके हैं कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है, जब तक पाथ नहीं बताओगे हम एक से दूसरे पॉइंट तक जाने की डिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पाथ का पता होना जरूरी है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चों जब सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, इसका मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हो सकता है पूरे सर्कुलर पाथ पे, हो सकता है उसका छोटे से कोई कर्विकल पाथ पे मूव कर रहा है। तो अज्यूम कर लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इस फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। तो जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स, इसका मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं उसी को मैं ड्रॉ कर दूं तो ये इस लेंथ की बात करी जा रही है। अगर ये इस लेंथ की बात कर रही है तो क्या ये कोई आर्क है? अगर ये कोई आर्क है तो अपन एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अपन को मालूम है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों ये जो आर्क है, ये आर्क ही वो डिस्टेंस है जो अपने को ढूंढना है। बिल्कुल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगल। क्या एंगल की वैल्यू कितनी है? थीटा। और याद रखना ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? रेडियन में। तो थीटा इंटू ये रेडियस मिल जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा इंटू रेडियस, कितना हो गया आर, और आर को डिनोट कर रखा है कैपिटल आर से। अब इस थीटा की वैल्यू जो भी हो आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपके पास उस पर्टिकुलर आर्क का डिस्टेंस आ जाएगा। और ध्यान रखना ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। अब सर आपको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, बट हम इसको वेक्टर मेथड की हेल्प से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होता है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ है, तो ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड हमें आर दी गई है और एरो हमें कुछ इस तरह से डायरेक्शन बता रहा है। अब जैसा कि सर ने आपको बताया कि पार्टिकल इस पाथ पे चलते हुए यहां पहुंच गया है इस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो अब उसका पोजीशन वेक्टर दोबारा से नया खींचा जाए तो ये इनिशियल से फाइनल तक उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया आर फाइनल।
अब जनरली बच्चों के दिमाग में सर यहाँ पे डाउट होता है कि इसकी लेंथ भी आर है, इसकी लेंथ भी आर है, तो फिर हमने इसका नाम इनिशियल और इसका नाम फाइनल क्यों रखा है? यहाँ पर डायरेक्शन क्योंकि साथ चेंज हो चुके हैं और जो पोजीशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं अपन, पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, डायरेक्शन भी देखनी होती है। तो ये डायरेक्शन अलग थी, ये अलग थी, इसलिए नाम इनिशियल और फाइनल। बच्चों हम लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आंसर आता है इनिशियल से फाइनल। एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर, एक वेक्टर खींच दीजिए, वो क्या बताएगा हमको? डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगेन आपको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वेक्टर है? मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर ओ ए, बिल्कुल। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल ओ बी, बिल्कुल ए बी, और फाइनल जो होगा वो क्या बन जाएगा? ओ बी। तो अगर हम लोग वापस से वो चीज लिख दें तो ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट वेक्टर है ओ ए, उसके हेड पर बनेगा ए बी और अपोजिट ऑर्डर में है ओ बी। यहां से अगर ए बी की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बच्चों देखिए ओ बी माइनस ओ ए, वापस से वही बन गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। देखिए ओ ए कितना है? आर इनिशियल, और ये क्या है? आर फाइनल। तो इसको मैं डेल्टा आर लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बच्चों मुझे यहां पर एक पॉइंट याद आ रहा है, आप नोटिस कीजिए आर इनिशियल और आर फाइनल दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख सकता हूं आर इनिशियल और आर फाइनल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। कितना है? आर। तो बच्चों वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ये एक पैटर्न होता है, एक इंपॉर्टेंट नोट होता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स, बच्चों देखिए इनको हम लोग बीच में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2r sin थीटा बाय 2। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर जो लिखा हुआ है 2r sin थीटा बाय 2, थीटा क्या था? उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इस तरह से हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे कि घड़ी पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि नीडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच चुकी है तो उसकी टिप जो है उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वहां पर अब हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्टली पिक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सर। सर बहुत बार जैसे अपन ने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखा, बिल्कुल, तो बच्चा इस रेडियस को कभी बार कंफ्यूज जाता है कि सर ने स्मॉल आर लिख दिया था, कैपिटल आर लिख दिया। तो बच्चे एक सिंपल सी बात बताओ, सर ने ये बहुत बोली है ये रेडियस है। हाँ। अगर मैं इस डायग्राम को देख के बोलूंगा तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर साइन थीटा बाय 2। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, सर ने एक जनरल फॉर्म बोली थी कि 2r साइन थीटा बाय 2। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ कवर्स क्वार्टर सर्कल इन अ गिवन टाइम, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। बेटा जैसे बोला क्वार्टर सर्कल मतलब पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो आप उसको सर्कमफरेंस की तरह सोच लो या फिर आप उसको एंगल्स के फॉर्म में सोच लो। अगर मैं उसको एंगल्स के फॉर्म में सोचता हूं तो टोटल जो सर्कल का एंगल है 360, तो क्वार्टर का पार्ट होगा दैट इज 90 डिग्री। उसको रेडियन में सोचूंगा तो हो जाएगा π/2। तो अपन निकालते हैं सबसे पहले डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो अपन ने जस्ट पहले देखा था डिस्टेंस क्या था, थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। और यहां पर रेडियस कुछ गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं आर को, आर अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई π/2 इंटू आर, ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। बच्चों अगर आप सर्कमफरेंस के थ्रू जाते हो तो पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है 2πr, और 2πr को डिवाइड बाय 4 कर दें, क्यों बेटा क्वार्टर बोला है, तब भी आंसर सेम आएगा दैट इज πr/2। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, उसकी मैं डायग्राम से फॉर्म में बात करता हूँ। सपोज ये अपना सर्कल हो गया, इस सर्कल में यहां पर मैंने कोई क्वार्टर कंसीडर कर लिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो अगर सर ने जैसा बताया था कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ, तो जैसा मैंने बना देता हूं यहां पर, ये क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगेन एंगल कितना है 90 डिग्री, और मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ढूंढनी है जिसको अपन डेल्टा आर बोल रहे हैं। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर ने जस्ट आपको भी फॉर्मूला सिखाया था दैट इज 2r sin θ/2। I know the value of theta is 90 degree, then answer is 2r sin 90/2 that is 45, sin 45 1/√2, तो आंसर हो जाएगा √2r। पर अपने को निकालना है रेशियो किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो जो रेशियो होगा वो होगा डिस्टेंस कितना है πr/2 अपॉन √2r,
क्या आर से आर कैंसिल हो गया, और आप ध्यान दीजिएगा इसलिए क्वेश्चन में आर गिवन ही नहीं है बिकॉज वो एडेंट कैंसिल हो रहा था। तो आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 2√2। और बच्चों अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये आर है, ये आर है, तो डेल्टा आर कितना होगा, √2r। तो बच्चों आपने देखा बड़ी आसानी से हम लोग उन वैल्यूज को यूज करके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लिखा हुआ है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर completes 1 revolution in 10 seconds, then find out its displacement after 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. 1 minute मतलब 60 सेकेंड और 5 सेकेंड और मोर, तो कितना हो गया 65 सेकेंड्स। बच्चों इस तरह की अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसी तरह से क्वेश्चन लिख कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर ये कंसीडर करके चलना है कि जो साइक्लिस्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बच्चों अगर हम लोग इसको इमेजिन करें एक सर्कल में, तो मान लेते हैं कि ये हो गया सर्कल का सेंटर, और मान लेते हैं साइक्लिस्ट ने यहां से स्टार्ट किया। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि साइक्लिस्ट को अगर यहां से वो स्टार्ट कर रहा है तो इस तरह से एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। तो बच्चों अगर यूनिटरी मेथड लगा दें, सोच के देखें कि एक रिवॉल्यूशन अगर 10 सेकेंड में कर रहा है तो हाफ रिवॉल्यूशन किस में करेगा, 5 सेकेंड्स। बिल्कुल। और हमें जो टोटल टाइम दिया है, ध्यान देखिएगा बच्चों, टोटल टाइम जो हमें दिया है ऑब्जर्वेशन का वो कितना है, 65 सेकेंड। 65 सेकेंड हमको दिए। तो बच्चों 10 सेकेंड में एक चक्कर, 20 सेकेंड में 2 चक्कर, बिल्कुल, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6 चक्कर 60 सेकेंड में, मतलब जहां से चला वहीं आके रुक गया। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग इस सर्कल में इमेजिन करें कि ये सर्कल का सेंटर है, यहां से स्टार्ट किया था और 60 सेकंड बाद ये 0 सेकंड पर भी यहां था और 60 सेकंड पर भी यहां पर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। कब, 60 सेकंड, बिल्कुल। अब हमें 5 सेकंड का और ऑब्जर्वेशन करना है। तो जैसे हमने यहां पर बात कर ली थी कि 10 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, तो 5 सेकंड में कितना होगा, हाफ। तो बच्चों 60 सेकंड पे यहां पे है, अगर हम लोग 5 सेकंड और चला दे तो और 5 सेकंड में ये यहां आ जाएगा, मतलब 65 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। और हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों वापस से वही डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये था स्टार्टिंग और 65 सेकंड बाद है, ये है फाइनल। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन हम लोग यहां पर एक वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर हमें फिलहाल कहीं भी मैग्नीट्यूड ही निकालना है, कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड या किस तरह का सर्कल है। तो हमसे पूछा गया कि ये लेंथ कितनी होती है। बच्चों रेडियस है r, तो डायमीटर कितना होता है, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग यहां पर दें तो आंसर होगा 2r। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए रेडियस हमको कितनी दी गई है, 1 मीटर, तो 2 into 1 आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सब बच्चा कभी कभार इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं अपने से क्लास में भी, तो क्या उस केस के अंदर अगर ये जो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या वापस अपने को सिर्फ इतना से ही डिस्टेंस लेना है? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने आपने पूछा आप लोगों के लिए। बच्चों देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमें तो शॉर्टेस्ट निकालना है, पर जैसा कि सर आपको पढ़ा चुके हैं कि डिस्टेंस मतलब जितना भी चले उस लेंथ को ऐड करते जाइए। बताओ बच्चों ये कितना चला है, 60 सेकंड में 6 चक्कर, और उसके बाद 65 सेकंड में बात करें 5 सेकंड में तो आधा चक्कर और। बच्चों एक चक्कर में पूरी सर्कमफेरेंस अगर देखें तो कितनी है, 2 पाई आर। तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो बच्चों एक चक्कर में कितनी, 2 पाई आर, तो 6 चक्कर में कितनी हो गई, 6 into 2 पाई आर, बिल्कुल 6 into 2 पाई आर, और आधा चक्कर और तो कितना हो जाएगा, पाई आर। इन सबको ऐड करके जो भी हमारे पास वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा वही क्या कहलाएगी, इसकी डिस्टेंस। थैंक यू सर। नेक्स्ट है डायरेक्शन। और बच्चों डायरेक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी कोई क्वेश्चंस वेक्टर वाले होते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान नॉर्थ में कुछ मीटर गया, फिर उसका राइट टर्न लेके फिर वेस्ट चला गया, फिर उसके बाद वापस कोई लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो जब भी ऐसे टर्निंग्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज उस जगह का डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसा स्टार्टिंग से फाइनल का अपन एरो बनाए थे उससे डायरेक्शन में जाएगा, नहीं बेटा, आप साथ के साथ उसको लिखते चलोगे कितना आई कैप में गया, कितना जे कैप में गया, कितना के कैप में गया, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसलिए आप समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होंगे। बिल्कुल। तो बच्चों देखिए डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं जो नेचुरल डायरेक्शंस हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अप एंड डाउन। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर हमें डायरेक्शंस को मार्क कैसे करना है। जनरली हमें डायरेक्शन सिलेक्ट करने में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आती है, पर मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ या हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए
बच्चों आप जिस पोजीशन में भी बैठे हुए हैं, आप हमेशा अपने सामने वाली डायरेक्शन को क्या माने, नॉर्थ। जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो आपके बिल्कुल सामने आप क्या माने, नॉर्थ। और अगर आपने ये नॉर्थ मान लिया अपने सामने, तो नॉर्थ के राइट हैंड पर क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो बच्चों ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो नॉर्थ के अपोजिट ये क्या हो जाएगा, साउथ, और ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। जबकि ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं तो इनवर्ड्स यानी कि बोर्ड के अंदर ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, नॉर्थ, और मेरे राइट हैंड पर ये क्या कहलाएगा, ईस्ट। तो बच्चों ये जो नॉर्थ मार्क किया है ना, वो इनवर्ड्स ही हमने मार्क किया है, इसको इस तरह से ट्रीट कीजिए। नॉर्थ होगा इनवर्ड्स और साउथ क्या होगा, आउटवर्ड्स। राइट हैंड पे ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे क्या हो जाएगा, वेस्ट, जबकि अपवर्ड ये है और ये डाउनवर्ड है। बच्चों हम लोगों ने ये डायरेक्शन डिसाइड करना सीखा, अब इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उस पर बात करें। तो बच्चों मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं कि नॉर्थ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जे कैप से, ईस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से, वेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस आई कैप से, और साउथ को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस जे कैप से। जबकि अपवर्ड को हम लोग डिनोट करेंगे के कैप से, और डाउनवर्ड को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस के कैप से। तो इस तरह से हमें डायरेक्शंस कंसीडर करनी है। बिल्कुल बच्चों, अब इसके बाद कभी कभार क्वेश्चन में लिखा था कि कोई पार्टिकल नॉर्थ वेस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में गया, तो उन सबका मतलब क्या है वो यहाँ पर देख रहे हैं। जब भी लिखा है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब वो ऐसा वेक्टर है जो नॉर्थ और ईस्ट से बिल्कुल इक्वली इंक्लाइंड है। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल बोले तो टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, पर उस वेक्टर का एंगल होगा नॉर्थ से भी 45 और ईस्ट से भी 45। इसका मतलब यहां से भी 45 होगा और यहां से भी 45 होगा। अब बच्चों एक अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये 1 जे कैप है, ये वाला पॉइंट 1 आई कैप है। अब बच्चों सोचो ये जो पॉइंट होगा ये उसी प्लेन में है, बिल्कुल इसके सामने यहां पर, और यहां पर भी इसके साथ में था। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 आई कैप कॉमा 1 जे कैप। अब मेरे को बोला गया कि इस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करो। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो मैंने अज्यूम कर लेता हूं उसको ए वेक्टर। तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मैं जानता हूं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। बिल्कुल। अब बेटा ए वेक्टर के एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका वेक्टर क्या लिखूंगा, ए वेक्टर को 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो आई कैन से ए वेक्टर इज 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो सर ने आपको जस्ट सही मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, तो क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां से आंसर आएगा बेटा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। आगे 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये अपना क्या गया डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। अगर एक साथ लिखा है कि पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो उसका आप डायरेक्शन बोलोगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। सिमिलरली जैसे सर ने बोला नॉर्थ में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, जे कैप है। ईस्ट में जा रहा है क्या बोलोगे, आई कैप है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलोगे, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, सोचो किस किस से मिलकर बना, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इधर माइनस आई कैप है, इधर जे कैप है, मतलब ये माइनस आई और जे से मिलकर बन रहा है। पर यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो नीचे मैग्नीट्यूड भी आएगा, तो क्या बन जाएगा इसका, माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। सिमिलरली ये वाला वेक्टर ये किससे मिलकर बना, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है। तो उस केस में क्या बोलूंगा, साउथ का मतलब माइनस जे, वेस्ट का मतलब माइनस आई अपॉन मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए तो आसान भाषा में लिख देंगे माइनस आई माइनस जे अपॉन रूट 2। अब बच्चों इसका तो समझ में आ गया होगा, ईस्ट आई कैप साउथ माइनस जे कैप, तो आई कैन से आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। तो दिस डायरेक्शन इज नोन एज साउथ ईस्ट। बिल्कुल। तो बच्चों आप लोगों ने डायरेक्शन कैलकुलेट करना सीखा और सर ने आपको बताया कि किस तरह से हमें इनको यूज करना है। और ध्यान रखें अब हम लोग इसी को आगे क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे, बट क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग और करेंगे सो दैट आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस तरह का तो वो दूर हो जाए। हालांकि हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में उठाएंगे, पर एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। बच्चों अब हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पार्टिकल चला है 20 मीटर और वर्डिंग्स लिखे हैं ऐसे कुछ ऐसे। तो
45 था तो सर ने आपको बताया कि 45 के लिए तो ले लो, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे जैसा सर ने आपको सिखाया उसमें। बट इस तरह की अगर टर्म है तो इसको हमें कैसे पिक करना है? तो बच्चों जल्दी से हम लोग अपनी नोटबुक में कुछ इस तरह से बनाए अपने सामने। अब सामने तो हम लोग अंदर बना नहीं सकते, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स जो है वो आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप। बच्चों ईस्ट 60 डिग्री नॉर्थ, इसको देखिए अगर हम लोग सही तरह से पढ़े तो क्या पढ़ते हैं? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या पढ़ते हैं? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसको सही तरह से पढ़ने का तरीका है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जब हम लोग इसको लिखने की बारी आती है, इसलिए इसको हम लोग सीधे शब्दों में क्या पढ़े? ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। तो बच्चों हमें कितने लेंथ का वेक्टर खींचना है? 20 मीटर। कहां से स्टार्ट करना है? ईस्ट से। कितना ऊपर? 60 डिग्री। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो ये कौन है? ईस्ट। इससे कितना ऊपर उठा दे? 60 डिग्री। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। अगर वेस्ट लिखा होता तो नीचे भेज, सॉरी साउथ लिखा होता तो नीचे भेज देते, बट अभी फिलहाल हमारे पास नॉर्थ है तो ईस्ट से हम लोगों ने इसको बना दिया 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और इसका लेंथ कितना है? 20 मीटर। अब इस वेक्टर को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर देंगे? इसके कंपोनेंट्स कर देंगे लाइक दिस। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 20 cos 60 आई कैप, और ये हो जाएगा 20 sin 60 जे कैप। और इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस तरह की टर्म्स अब हमको रेगुलरली अपने क्वेश्चंस में मिलने वाली है। और अगर आपको इस तरह के वर्डिंग्स दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जैसा सर ने आपको बताया, सॉरी ईस्ट नॉर्थ है या फिर हम लोग इसको लेते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरह के अगर वर्डिंग्स दिए हैं तो अंडरस्टूड है कि जब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री ऐसे टर्म्स होते हैं तो इस तरह से लिख कर देते हैं। पर अगर 45 डिग्री पर इंक्लाइन है तो वो सिर्फ इतना लिख कर देंगे। तो आपको मानकर चलना है कि अगर ऐसी टर्म्स यूज की गई है तो वो डेफिनेटली कितनी है? 45 डिग्री। और सर ने जैसा आपको बताया आपको उसी वे में इसको सॉल्व करना है। तो एक छोटा सा डिस्कशन था, बाई चांस अगर आपके दिमाग में डाउट रहा होगा तो हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अब बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके पहले, और क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या हमें दिया है। ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है अ पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, then 40 meter due east, then 20 meter due south, then find out displacement and distance। सबसे पहली चीज बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। ना तो ऐसा लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। और डेफिनेटली अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट सब आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शंस में आपको डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखकर नहीं दिया होगा, वहां पर उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन तरीकों को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला तरीका बच्चों, पार्टिकल जैसे भी चल रहा है उसको एक पाथ में रिप्रेजेंट कर लीजिए। हम लोगों ने यहां पर कंसीडर कर लिया ईस्ट एज आई कैप, यहां कंसीडर किया नॉर्थ एज जे कैप, ये लिया वेस्ट माइनस आई कैप, और यहां लिया साउथ माइनस जे कैप। तो बच्चों हम लोग अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला पार्टिकल जितना भी चल रहा है उसको हम लोग मार्क कर दें उसके पाथ की फॉर्म में। तो ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले चला 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ बच्चों जहां से चलना स्टार्ट किया वो मान लेते हैं ओरिजिन, और उसको डिनोट कर देते हैं ओस। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो बच्चों नॉर्थ की तरफ 50 मीटर का लेंथ हम लोग अप्रॉक्स खींच देते हैं, ये हो गया 50 मीटर, है ना। इसके बाद बच्चों चला 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट मतलब इधर इस साइड मुड़ गया है, तो ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया 40 मीटर। और बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आई कैप, तो वो अंडरस्टूड है, अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद है 20 मीटर ड्यू साउथ, तो बच्चों ये ईस्ट है तो साउथ कहां जाएगा? नीचे, तो साउथ की तरफ वो आ गया, और यहां पे चला 20 मीटर साउथ। तो बच्चों ये क्या था अपने लिए? आई कैप, ये था जे कैप। अब इसको क्या लिखेंगे? -20 जे कैप, क्योंकि साउथ है, -20। अब बच्चों इस डायग्राम को बनाने का क्या फायदा हुआ? इस डायग्राम को बनाने का फायदा यह हो गया कि हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मिल गए हैं। तो बच्चों अगर हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बच्चों ये रहा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का वेक्टर, और ये है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है वो तो अब आपको कैलकुलेट करना समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले अगर डिस्टेंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर ले, डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन नहीं देखनी, सिर्फ जितना भी चला है सबको ऐड कर दो, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 50 + 40 + 20, 90 + 20 कितना हो? 110 मीटर। और बच्चों देखिए अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्व कीजिए
कि ये 40 मीटर है तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो बच्चों ये लेंथ भी कितनी होगी 40 मीटर आई कैप और डायरेक्शन के साथ हमने लिखी है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये कितना है 50 जे कैप, इसके साथ ऐड कर दो -20 जे कैप को तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी 30 जे कैप यानी कि अपवर्ड्स। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 30 जे कैप। ये हमारे पास आ गया इसका एक वेक्टर का सॉल्व करने के बाद वैल्यू। अब बच्चों 40 आई कैप 30 जे कैप ये क्या आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई क्या होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे है। आपको क्या दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप 30 जे कैप। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा गया तो मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। क्या ये आंसर हमारे लिए इनफ होना चाहिए? नो कारण क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है अकेले मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी। तो बच्चों क्या ये एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ईस्ट या नॉर्थ से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस एंड यहां पर हम लोग इसको tan थीटा से रिलेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 बच्चों ये 3/4 है तो थीटा कितना होगा 37 डिग्री। तो बच्चों अब यहां पर एंगल कहां से निकाला 37 ईस्ट से। कहां से निकाला ईस्ट से। कितना ऊपर 37 डिग्री किसकी तरफ नॉर्थ की तरफ। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट आंसर दे सकता हूं 50 मीटर ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ। और बच्चों ऑप्शन बना सकते थे नॉर्थ से अगर पूछते तो क्या बोलते नॉर्थ से 53 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों एक मेथड और है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे जो आपको अभी अभी सर ने बताया भी था कि जितना भी चल रहा है सबको विद डायरेक्शन ऐड करते जाइए तो वहां से भी हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर वैसा करते हैं तो देखिए एक्चुअल पाथ क्या था ओ से यहाँ तक गया था, यहाँ के बाद राइट साइड मुड़ के मतलब टूवर्ड्स ईस्ट जाके 40 मीटर चला था, फिर नीचे गया था 20 मीटर। तो देखिए वैसे में डिस्प्लेसमेंट को वापस या तो डी वेक्टर या फिर सर के नोटेशन से ही एस वेक्टर लिख देते हैं। तो क्या होगा सबसे पहले वो ऊपर गया 50 मीटर, ऊपर के डायरेक्शन में सर ने क्या कहा जे कैप, तो आई कैन से 50 जे कैप प्लस उसके बाद वो चला 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का मतलब आई कैप, तो 40 आई कैप। फिर कहाँ गया, फिर वो गया 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ और साउथ का मतलब है माइनस जे कैप, तो आई कैन से 20 माइनस जे कैप। अब बच्चों इनमें से चेक कर लो जो जे कैप वाली टर्म है वो जे कैप से ऐड हो जाएगी और आई कैप वाली आई कैप से होगी। पर यहाँ पर सिर्फ आई कैप की एक ही टर्म है तो वो तो ऐसे कैसे रह जाएगी 40 आई कैप और जे कैप वाली हो जाएगी 50 जे माइनस 20 जे दैट इज इक्वल्स टू प्लस 30 जे कैप। और चेक कर सकते हो आंसर सेम टू सेम यही है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। उसके बाद आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग इसको दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो पाथ बना के सॉल्व कर दीजिए या पार्टिकल जितना भी चल रहा है सबको विद डायरेक्शन ऐड करते जाइए तो एंड में जो रिजल्ट बचेगा वो बिल्कुल सिमिलर बचेगा। और इसको आप ट्राइंगल बनाकर आई कैप के हेड पर जे वेक्टर आई मीन उसके फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल और अपोजिट ऑर्डर में रिजल्ट बना के इस तरह से वापस से एंगल निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 रूट 2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट। बच्चों ऑब्जर्व कीजिएगा 20 रूट 2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि सर ने नोटिस करवाया आपको साउथ वेस्ट को, तो कहीं ना कहीं अपन ये बात सीख चुके हैं कि साउथ वेक्टर को कौन से यूनिट वेक्टर से अपन डिनोट कर सकते हैं। तो देखो आपको जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करने, जैसा सर आपको सिखा ही चुके हैं। नॉर्थ का मतलब क्या था जे कैप, तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 30 जे कैप देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट का मतलब इधर दैट इज आई कैप, तो प्लस 20 आई कैप देन 20 रूट 2 ड्यू साउथ वेस्ट। वेर इज साउथ वेस्ट, याद करो साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में था अगर यहाँ पर ओरिजिन था। वहां के अगर मैं यूनिट वेक्टर सोचूंगा तो क्या होगा, इधर माइनस आई था इधर माइनस जे था, तो माइनस आई माइनस जे अपॉन रूट 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 रूट 2 इंटू डायरेक्शन माइनस आई माइनस जे अपॉन रूट 2। अब बच्चों इसलिए तो सोचो यहाँ पर रूट 2 था और यहाँ पर रूट 2 आ गया तो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म्स इजी हो गई। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इसको सॉल्व कर लेते हैं 30 जे और यहाँ पर क्या है 20 माइनस आई 20 माइनस जे। सिमिलरली यहाँ पर एक 20 आई भी है तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 30 जे माइनस 20 जे क्या हो जाएगा 10 जे। 30 जे माइनस 20 जे,
20i माइनस 20i क्या हो गया, जीरो। Zero। तो जीरो आई कैप लिखना जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सिर्फ क्या होगा, 10j कैप। आपसे पूछे मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पर आपको अंडर रूट लेने की जरूरत भी नहीं है, जो ये टर्म है वही मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 उसका आंसर। डायरेक्शन क्या, j कैप, j कैप का मतलब नॉर्थ। तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज 10j कैप, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 मीटर एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ। ये आपका आंसर होगा, और यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। तो बच्चों आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जैसा कि सर ने आपको वो यूनिट वेक्टर की ट्रिक्स बताई थी, तो आपको अपनी प्रैक्टिस में भी उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, तो आंसर कंपैरेटिवली जल्दी निकलेंगे।